आज हम देखेंगे पॉलिटी का चैप्टर 3 जो बात करता है जेंडर, रिलीजन और कास्ट को। अब ये चैप्टर बहुत कॉन्सेप्चुअल है और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि ये आज तो आपको पढ़ना ही है, भविष्य में जब भी आप पॉलिटिक्स देखते रहेंगे तो इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा। कुछ टर्म्स को सबसे पहले देख लेते हैं। सोशल डिफरेंसेस, जैसे हमारे समाज में कई तरह की कास्ट एग्जिस्ट करता है, कई तरह का रिलीजन एग्जिस्ट करता है, कई तरह की भाषाएं लोग बोलते हैं, एथनिसिटी अलग अलग है। तो ये जो वेरिएशन एग्जिस्ट करता है ना समाज में, इसी को कहेंगे सोशल डिफरेंसेस। ये सोशल डिफरेंसेस जब पॉजिटिव वे में को एग्जिस्ट करे, मतलब मल्टीपल सोशल डिफरेंसेस मज़े से रह रहे हैं साथ में, तो उसको क्या कहेंगे? सोशल डाइवर्सिटी, और ये पॉजिटिव टर्म है। यही सोशल डिफरेंसेस जब भेदभाव का कारण बन जाए तो इसको क्या कहेंगे हम? सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटी। क्या हो जा रहा है कि सोशल डिफरेंसेस को इस तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे मान लीजिए रिलीजन है तो कई तरह रिलीजन है, तो किसी एक रिलीजन को आप इतना ज़्यादा अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज दे दीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ दे दीजिए या राइट्स दे दीजिए कि दूसरे रिलीजन उसके सामने माने फीका पड़ने लगे। तो आप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिए एक रिलीजन को, तो ये बाद में चलकर सोशल डिवीजन या इनइक्वालिटी का कारण बन जाएगा। इस चैप्टर में 3 सोशल डिफरेंसेस पे बात किया गया, यानी 3 सोशल डिविजन्स पे बात किया गया। क्यों? क्योंकि भाई ये सोशल डिफरेंसेस डिविजन्स का रूप ले लिए। जैसे हमारे समाज में जेंडर के नाम पे भेदभाव होता है, हाँ होता है, रिलीजन के नाम पे होता है, कास्ट के नाम पर होता है। तो ये डिफरेंसेस अब डिवीजन का रूप ले रखे हैं। तो क्या इस चैप्टर में इसी के बारे में बात किया गया है? देखिए चैप्टर का नाम भी क्या है? जेंडर, रिलीजन और कास्ट। ऊपर देखिए, जेंडर, रिलीजन और कास्ट। तो नहीं, तो सबसे पहले तो बताया गया कि देखिए जेंडर के नाम पर, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पर सोशल डिविजन्स एग्जिस्ट करता है। अब हर एक को, जैसे जेंडर को पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया गया है, जेंडर के नाम पे जो भेदभाव हो रहा है उसको पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया गया है और उसका आउटकम देखा गया कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा या बुरा। तो पाया गया कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए लार्जली पॉजिटिव है। उसी तरह रिलीजन के नाम पे जो हमारे समाज में भेदभाव होता है उसको पॉलिटिक्स में लाया गया है और फिर देखा गया कि हमारे लिए अच्छा या बुरा। तो ये जनरली हमारे लिए बुरा ही है, मत पॉलिटिक्स में लाना जनरली घाटे का सौदा हो जाता है। और कास्ट में जो डिवीजन एग्जिस्ट करता है, कास्ट के नाम पे जो भेदभाव एग्जिस्ट करता है समाज में, उसको यदि हम पॉलिटिक्स में लाते हैं, पॉलिटी के थ्रू ट्रीट करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, हम पहला देखेंगे, यानी जेंडर के नाम पर जो हमारे समाज में भेदभाव है उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं हम कि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर होता है हमारे समाज में। मतलब क्या होता है जी? मेल और फीमेल का काम बटा हुआ है। मेल का काम कुछ और है, फीमेल का कुछ और काम है, ठीक। फीमेल जनरली घर के अंदर काम करती हैं, मेल जो है घर के बाहर काम करते हैं। इसी को कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। पर परेशानी इसमें नहीं है, परेशानी तब हो जाती है जब जनरली फीमेल जो है घर के अंदर काम करती हैं और उनका काम पेड नहीं होता, पैसे नहीं दिए जाते उनके काम के लिए, और चूंकि उनके काम का कोई पेमेंट नहीं होता तो उनके काम का कोई वैल्यू नहीं उतना रह जाता है। और ये जो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का ये मुद्दा जेंडर के नाम पर भेदभाव का कारण बन जाता है। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर अपने आप में भेदभाव नहीं है, सेक्सुअल डिवीजन के नाम पर वीमेन को सही से ट्रीट नहीं करना जेंडर के नाम पर एक तरह का मतलब भेदभाव है। उसके बाद देखते हैं टर्म फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये क्या हो गया? फेमिनिस्ट वो लोग हैं, ये पुरुष और महिला कोई भी हो सकता है, जो ये विश्वास करता है कि मैन एंड वीमेन दोनों के लिए इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। सिर्फ मेन के लिए नहीं, वीमेन के लिए भी इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। एक और जगह हमें भेदभाव देखने को मिलता है जेंडर पे, वो है एजुकेशन में। कैसे? तो लिटरेसी रेट की बात करें तो दिखाता है कि मेल का लिटरेसी रेट 76% है और फीमेल का 54%। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको इक्वल होना चाहिए। तो मेल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हुआ ना जी जेंडर के नाम पे भेदभाव। और एक और चीज़ देखने को मिलता है कि फीमेल में ड्रॉप आउट ज़्यादा है। मतलब फीमेल में जो स्कूल से बाहर निकलने वाले फीमेल, मेल या फीमेल का कंपैरिजन करें तो फीमेल स्कूल से ज़्यादा बाहर निकल जाती हैं 5th के बाद या 10th के बाद। इस तरह वर्किंग आवर्स की बात करें, यहाँ भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है जेंडर के नाम पे। महिलाएं जनरली ऑन एन एवरेज 1 घंटा पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, और वही बात चूँकि उनके काम के लिए उनको पैसा नहीं मिलता तो इसीलिए उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो हो गया यहाँ पे जेंडर के नाम पे भेदभाव। एक कानून है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है बॉलीवुड। ये जनरली हर जगह मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा नहीं है,
मोस्टली जॉब्स जो है वो गवर्नमेंट से बाहर ही हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हमारा बॉलीवुड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कैसे? वो खूब ज्ञान की बातें करेगा, पर उसके अंदर ही अगर फीमेल एक्ट्रेस को मिल रहा है 10 करोड़ तो मेल को मिलता है 50 करोड़, 5 गुना ज़्यादा। तो हुआ ना जी जेंडर के नाम पे भेदभाव। और लास्ट में है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू बॉयज़ ओवर गर्ल्स। आप देखिएगा कि आए दिन गर्ल्स के रिस्पेक्ट में बॉयज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। ये भी तो हुआ जेंडर के नाम पे भेदभाव। आप देखिएगा कि चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है, यानी 1000 लड़के पर मात्र 919 ही लड़कियां हैं। ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारा समाज जो है वो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि गर्ल्स को एज ए लाइबिलिटी समझता है। और आप देखिएगा कि घर के अंदर या घर के बाहर दोनों जगह वीमेन को परेशान करा जाता है, मतलब हैरेस किया जाता है। तो ये सब आपके इंस्टांसेस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ हम देखते हैं कि हाँ भाई साहब सही बात है, जेंडर के नाम पर हमें भेदभाव हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है और जनरली इसके भुक्तभोगी महिलाएं हैं। तो इस समस्या को कैसे ठीक किया जाए? तो हमने क्या किया, इस समस्या को पॉलिटिकली एक्सप्रेस करा, मतलब पॉलिटिक्स के थ्रू इसको सॉल्व करने का हम प्रयास किए। समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि वीमेन के पास कम पावर है और मेन के पास ज़्यादा पावर है। तो इस पावर को बैलेंस करने के लिए हम क्या किए, हमारे देश में जो कानून बनाने का अधिकार है वो पार्लियामेंट में है, और हम पाते हैं कि वहाँ पे जो महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है। अगर हम लोकसभा की बात करें, यहाँ डाटा देखिए, तो लोकसभा में मात्र 14.36% ही महिलाएं, जबकि होना चाहिए 50%, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो 50% पुरुष हैं, 50% महिलाएं हैं। पर यहाँ कितना है? 14.36%। अगर वर्ड्स की बात करें तो 78 महिलाएं ही अभी लोकसभा में हैं, जबकि इस टोटल सीट कितना है? 540। तो इसका आधा ऑलमोस्ट 270 क्या होने चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। है कितनी? 78। तो यहाँ भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम है महिलाएं। दूसरा, स्टेट असेंबलीज में भी यही हाल है, यहाँ तो और भी बुरा हाल है, 5% वीमेन मेंबर्स हैं। ग्लोबल कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है मेनी अफ्रीकन कंट्रीज से भी पीछे है और साउथ अमेरिकन कंट्रीज से भी पीछे ही है। और बहुत सारे गवर्नमेंट में जो कैबिनेट बनता है तो भले ही फीमेल बन जाए सीएम, मतलब चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, लेकिन मोस्टली जो कैबिनेट की बात की जाए तो वहाँ मेल ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डाटा दिखा रहा है कि ऑब्वियस सी बात है फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, वो क्या है? बहुत कम है। तो बहुत कम है तो पावर भी उनके पास कम होगा। तो इस समस्या को, यहाँ कुछ और भी डाटा है, देख लीजिए। वर्ल्ड की बात की गई है यहाँ पे, यहाँ वर्ल्ड पार्लियामेंट है तो इंडिया का 11.8% है। ये मैंने कुछ डाटा ऊपर लिख रखा है जो 2024 का है, और ये डाटा 2018 का है। इन दोनों डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये समझने के लिए कि मात्र 11.8% ही महिलाएं जो हैं वो हमारे पार्लियामेंट में हैं, जबकि होना चाहिए क्या? ये आंकड़ा होना चाहिए था 50%। सबसे ज़्यादा नॉर्डिक कंट्रीज 42.3%, उसके बाद अमेरिका, यूरोप, एशिया एंड सो ऑन। तो इस समस्या को एड्रेस करने के लिए क्या कि हमारी महिलाएं लेजिस्लेचर में कम हैं, हम कुछ कानून लेकर आए। सबसे पहले 1992-93 में हमने ये इंश्योर किया कि पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ में 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। अब इसको भरना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। जिसके कारण क्या हुआ कि आज आप देखिएगा कि लोकल पॉलिटिक्स में 10 लाख महिलाएं जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। ये पंचायत लेवल और म्यूनसिपालिटीज़ की बात हो रही है, पर लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए ये नहीं लागू होता था। इसके लिए कई साल से मांगे चल रही थी। तो जो 2023 में एक नया कानून आया जिसको कहते हैं विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहते हैं, जिसमें ये इंश्योर किया गया कि लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में भी अब से 33% सीट जो है वीमेन के द्वारा भरा जाएगा। काफ़ी अच्छी पहल थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे वीमेन, तो वो अपने लिए पॉलिसीज डिसाइड करेंगी, अपने लिए कानून बनाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि वेदर एक्सप्रेशन इन पॉलिटिक्स हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी और नॉट। ऑब्वियस ही बात है, जैसे ही हमने जेंडर के समस्या को पॉलिटिक्स में लेकर आया तो हमने देखा कि यहाँ से महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। ऑब्वियस ही बात है, जब वो पॉलिटी में आएंगी, पार्लियामेंट में आएंगी, अपने लिए कानून बनाएंगी, उनकी पोजीशन अच्छी होगी और वो अपने लिए अच्छे से निर्णय ले पाएंगी। कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्या क्या? पहला क्वेश्चन है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वीमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड एंड डिसएडवांटेजेस इन इंडिया। तो भाई महिलाओं को कहाँ कहाँ समस्या है? एजुकेशन में, लिटरेसी रेट में महिलाएं पीछे हैं। वेजेस में, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 कहता है कि भाई इक्वल वर्क
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलता है? नहीं, कम मिलता है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में लोकसभा में 15% से कम है महिलाएं, लोकसभा की बात हो रही है। और वहीं पार्लियामेंट में हमने कितना देखा था? 11 पॉइंट कुछ परसेंट। तो हम लिख देंगे 15% से कम, क्योंकि उतना डाटा याद नहीं रहता है। लोकसभा में 15% से कम है। ये एक्चुअली में आपका डाटा 2019 का है, 2024 में थोड़ा और भी कम हो गया। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात की जाए, ऑब्वियस सी बात है, बॉयज़ को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है गर्ल्स से, जिसका एग्जाम्पल चाइल्ड सेक्स रेशियो दे रहा है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो गए जहाँ पे वीमेन को डिस्क्रिमिनेट करा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडी। ये स्पेशली पूछ रहा है कि इंडिया के लेजिस्लेटिव बॉडी में वीमेन का क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो जो डाटा दिया है उसकी बात करते हैं। लोकसभा में वीमेन का रिप्रेजेंटेशन क्या है? 15% से कम। स्टेट असेंबलीज में और बुरा हाल है, 5% से आसपास। लेकिन एक बात और लिखिएगा कि 2023 में एक कानून बना है, वीमेन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 2023, जहां बोला गया है कि अब स्टेट असेंबलीज, दिल्ली असेंबली और सेंटर में, मतलब लोकसभा में, अब 1/3 सीट्स जो हैं वीमेंस के लिए रिजर्व रहेंगी। तो ये वाला पहलू खत्म हो जाता है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे। अब हम देखेंगे अपना दूसरा टॉपिक जो बात कर रहा है रिलीजियस डिफरेंसेस या डिविजन्स जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक टॉपिक को 3 फेज में डील किया गया। पहला फेज क्या है? नेचर ऑफ डिवीजन दैट एग्जिस्ट, ये पॉलिटिकली कैसे एक्सप्रेस हो रहा है। और तीसरा, जो ये पॉलिटिकली एक्सप्रेस हो रहा है, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या बुरा। विद दिस नोट लेट्स बिगिन। जो पहला पॉइंट नोट करने वाला है कि नेचर ऑफ डिवीजन दैट एग्जिस्ट, उस टॉपिक पे बहुत बात नहीं किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बात किया गया। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये जो रिलीजियस डिवीजन है, ये ऐसा नहीं कि मल्टी रिलीजन कंट्री में ही एग्जिस्ट करेगा, जैसे इंडिया जहाँ बहुत सारे रिलीजन पाए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे मुख्यतः एक ही धर्म को मानने वाले लोग हो, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड, वहाँ भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। किस बेसिस पे? द वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन, जिस तरह से जिस तरीके से लोग उस धर्म को मान रहे हैं, उस बेसिस पर भी ये डिवीजन एग्जिस्ट कर सकता है। मुख्यतः किस पर बात की गई है? पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, यानी जब इस धर्म को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं मोस्टली निगेटिव ही होगा, और ये कम्युनलिज्म के रूप में निगेटिव होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्णतः निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, और उसी पॉजिटिव पॉइंट को दिखाया गया है। और ये बताया गया है कि पॉलिटिकल पावर का रेगुलेशन, यानी धर्म को जब पॉलिटिक्स रेगुलेट करता है तो ये कैसे अच्छा है। और इसके साथ साथ धर्म और पॉलिटिक्स को ऐसा होना चाहिए जहाँ पर रिलीजियस कम्युनिटीज़ और लोग, ठीक है ना, पॉलिटिक्स को ऐसा होना चाहिए जहाँ रिलीजियस कम्युनिटीज़ और लोग अपने नीड्स और डिमांड्स को पॉलिटिक्स में रख पाएँ। इसका एग्जाम्पल, इस 3 एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए, गांधी जी का ऐसा मानना था कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग अलग नहीं देखना चाहिए, और ये अच्छी बात नहीं है। जो पॉलिटिक्स है उसको गाइड होना चाहिए सारे धर्म के मोरल वैल्यूज से। जैसे मान लीजिए जो बुद्धिज्म में अच्छाई है, क्रिश्चियनिटी में है, जैनिज्म में है, उन अच्छाइयों के द्वारा पॉलिटिक्स को रेगुलेट करना चाहिए। ह्यूमन राइट ग्रुप्स जो हैं वो बार बार आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं ताकि कम्युनल राइट ना हो, और वो प्रोटेक्ट करें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। तो हम देख रहे हैं यहाँ गवर्नमेंट रेगुलेशन कर रही है, और वो रेगुलेशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मतलब पॉलिटिक्स। तो ये इंटरवेंशन जो है वो फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है? ये कम्युनल राइट को रोक रहा है। ठीक है, और जैसे हमारे देश में बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, सिखिज्म में इनकी संख्या कम है, तो इनकी संख्या के आधार पर भेदभाव नहीं हो, इसके लिए भी लॉ बनाने का काम गवर्नमेंट का है। वीमेन मूवमेंट, चारों तरफ वीमेन मूवमेंट होते रहते हैं ताकि सभी धर्मों के फैमिली लॉज को ठीक किया जा सके। अब ये फैमिली लॉज क्या है? देखिए, हिंदू के अंतर्गत अपना फैमिली लॉ होगा, मुस्लिम धर्म का अपना फैमिली लॉ, और क्रिश्चियन धर्म का अपना फैमिली लॉ। फैमिली लॉ क्या होता है? वो लॉज जो मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सब से रिलेटेड हो, उनको कहते हैं फैमिली लॉज। जैसा कि हम जानते हैं कि मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत, खासकर मुस्लिम धर्म के अंतर्गत, जो वीमेन को राइट्स मिले हुए हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने हिंदूज़ के हैं या क्रिश्चियनिटी के हैं। तो बार बार ये मांग करती रहती हैं महिलाएं कि सारे धर्म के फैमिली लॉज को आप इक्वल कर दो, ताकि किसी धर्म के अंतर्गत महिलाओं को मिसट्रीट नहीं किया जाए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसलिए आप देखिएगा यूसीसी का मांग होते रहता है, यूनिवर्सल सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। अब ये यूसीसी क्या करेगा कि सारे धर्म के फैमिली लॉज को इक्वल कर देगा। ठीक है ना, तो क्या होगा कि वीमेन को सब जगह रेस्पेक्ट मिलेगा और सेम ट्रीटमेंट सारे धर्मों में देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का संयोग बेहतर हो सकता है, यानी पॉलिटिक्स में रिलीजन का पॉजिटिव प्रयोग।
अब हम देखते हैं कम्युनलिज्म को। कम्युनलिज्म क्या है? ये कहता है कि नेशन का बेसिस जो है वो रिलीजन होगा। अब हमने हिस्ट्री में पढ़ा है नेशन का डेफिनेशन, प्रीफेस में देखिएगा चैप्टर 1 के, तो नेशन का डेफिनेशन दिया रहेगा जो कहता है कि एक जोग्राफिकल एरिया में यदि एक कल्चर, एक बिलीफ सिस्टम और सो ऑन बहुत सारी पैरामीटर्स हैं, इस तरह के मानने वाले लोग हों तो वो बनाते हैं नेशन। लेकिन जब यदि कोई कम्युनल आइडियोलॉजी मानने वाला होगा, वो उन सारे पैरामीटर्स में से रिलीजन को सबसे ऊपर रखेगा कि भाई देखिए, एक तरह के धर्म को मानने वाले लोग एक नेशन बनाते हैं, इनका ये आइडियोलॉजी रहता है। और ये कम्युनलिज्म की समस्या तब बढ़ जाती है जब एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से लड़ा दिया जाता है। कैसे लड़ाया जाएगा भाई साहब? तो देखिए किस तरह से, जब कहा जाएगा कि आपका ये 2 रिलीजन हो गए, तो कहा जाएगा इसका जो बिलीफ सिस्टम है ना, इससे बेहतर है, एक वाले के बिलीफ सिस्टम दूसरे से बेहतर है, तो ऑब्वियसली लड़ाई हो जाएगी। दूसरा है डिमांड्स ऑफ वन रिलीजन आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अनदर। एक रिलीजन ये हो गया, ये इसके जो डिमांड है उसके अगेंस्ट में इसका डिमांड पुट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात ये दोनों भिड़ जाएंगे अपने में। और तीसरा, जब ये 2 रिलीजन हो गया, अब स्टेट जो है इसको फेवर कर रहा है, तो स्टेट ही फेवर कर रहा है, स्टेट पावरफुल है तो इसका डोमिनेशन कर देगा। तो स्टेट जो है यदि किसी रिलीजियस ग्रुप का डोमिनेशन फॉर्म कर दे तो भी हो जाएगा, मतलब एक दूसरे से लड़ाई। ये सारे तरीके हैं जहां एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा सकता है, और इसी तरह की पॉलिटिक्स को करना कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाता है। ठीक है, आगे ये सारे क्वेश्चंस हैं 2, 6, 9, इनको हम देखेंगे जब इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। अब आगे जो बात किया गया हुआ है कम्युनल बिलीफ, जो कम्युनल माइंडसेट के होते हैं, उन लोगों का क्या सोच रहता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात किया गया। देखिए, ये कहते हैं सेम रिलीजन वन कम्युनिटी। अब हमारा रिलीजन सेम है तो हम एक ही कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, ये मैटर ही नहीं करता कि हम किस देश के हैं। ये भावना आपको मुस्लिम्स में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, शेयर्ड इंटरेस्ट, ये अपने आप को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं शेयर्ड इंटरेस्ट पे। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रिसमस और ईस्टर के फॉलोअर्स को अपना मानते हैं। जो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करने और ईस्टर को सेलिब्रेट करने में इंटरेस्ट लेते हैं, वो सब अपने भाई साहब हैं। ये मैटर नहीं करता वो अच्छे हैं या बुरे, वो अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारे हैं भाई साहब। माइनर डिफरेंस, वो छोटे मोटे मतलब अगर डिफरेंस है आपस में तो उसको भूल जाते हैं। जैसे अब ये चीज़ मुस्लिम कम्युनिटी में देखिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि उसके उनके लोग के अंतर्गत बहुत सारा डिवीज़न है, शिया सुन्नी एंड उनमें इवन ऊंची जाति छोटी जाति के भी लोग होते हैं। पर इस चीज़ को आप कभी महसूस किया है? कभी नहीं, क्योंकि वो माइनर डिफरेंस को भुला देते हैं। डिफरेंट रिलीजन सेपरेट कम्युनिटी, जो व्यक्ति कम्युनल माइंडसेट का होगा उनको लगेगा कि भाई जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एक घर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन है, तो यदि मान लीजिए इसमें कोई कम्युनल माइंडसेट का हो गया तो उसको लगेगा कि भाई हम इनके भाई नहीं है, जो भी हमारा यहाँ पे क्रिश्चियन का जो व्यक्ति है उसके हम भाई। कहने का मतलब कि डिफरेंट रिलीजन मतलब डिफरेंट कम्युनिटी, हम एक कम्युनिटी के हो ही नहीं सकते। अगला हो गया सुपरफिशियल कम्युनिटीज़। मान लीजिए कि जैसे ये एक धर्म है, एक धर्म है, तो यहाँ चांद की पूजा होती है, यहाँ चांद की पूजा होती है, तो ऐसा नहीं कि ये अपने आप को भाई मानने लेंगे, नहीं, इनको लगेगा कि ये अलग कम्युनिटी के हैं, हम अलग कम्युनिटी के हैं। यदि रिलीजन डिफरेंट है तो अगर मान लीजिए चांद की पूजा यहाँ हो रही है तो ये हो गया गलती से, भाई छोटी मोटी बात। एक्सट्रीम कम्युनलिज्म कहने का मतलब कि यदि व्यक्ति एक्सट्रीम थॉट प्रोसेस रखने लगे, एक्सट्रीम कम्युनिस्ट हो जाए, ठीक है, तो ये सोचेगा कि हम 2 अलग धर्म के लोग साथ नहीं रह सकते। और यही माइंडसेट हो गया था कि पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यदि आप कम्युनिज्म को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग के व्यवहार को देखते चलिए, आपको कम्युनिज्म का पता चल जाएगा। अगला जो टॉपिक हम एड्रेस करेंगे वो है कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। ये जो कम्युनलिज्म का जो विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी, जब ये पॉलिटिक्स में जाता है तो कौन सा फॉर्म लेता है, यही इसी के बारे में बात किया गया। पहले हमने देखा कि कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, वैसा पॉलिटिक्स जहाँ रिलीजन को आगे रखा जा रहा है और रिलीजन के नाम पे लड़ाया जा रहा है लोगों को। ठीक है, जब एक व्यक्ति का माइंडसेट कम्युनल हो जाता है तो वो किस तरह सोचता है, आगे हम देखें। और फिर हम देख रहे हैं कि इस माइंडसेट को जब हम पॉलिटिक्स में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म ले सकता है। तो सबसे पहले कि देखिए, इस विचारधारा को, कम्युनलिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है जो कहता है कि रिलीजन सर्वोपरि है। तो इस माइंडसेट को जब हम पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, उसके बाद लोगों का ये विचारधारा बदल जाता है। दिन प्रतिदिन आप लोगों को देखते रहिएगा कि हमारा धर्म बेहतर है आपसे। ये विचारधारा लाने का काम कौन करता है? जब हम कम्युनलिज्म की विचारधारा को पॉलिटिक्स में लाते हैं। दूसरा इसका असर ये होता है कि
लोगों में ये चाहत उठने लगती है कि मेरे धर्म के लोगों को पॉलिटिकल पावर में होना चाहिए, ठीक है। और ये विचारधारा इतनी स्ट्रांग होने लगती है कि यदि उस विचारधारा के मानने वाले लोग यदि मेजोरिटी में हैं तो वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल डोमिनेंस हो उनके रिलीजन का, जबकि पॉलिटिकल डोमिनेंस किसी रिलीजन का नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जैसे हमारे कंट्री में है। और जो यदि माइनॉरिटी वाले लोग हैं तो यदि वो बहुत ज़्यादा कम्युनल पॉलिटिक्स से प्रभावित हो जाएंगे तो उनको लगे कि हम अलग देश बनना चाहिए भाई, हम इसमें सही से नहीं रह सकते। यही हुआ था तो पाकिस्तान बन गया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो दिमाग में डालती गई कि हम लोग माइनॉरिटी में, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो इससे कुछ लोग प्रभावित हुए और अलग देश बन गया पाकिस्तान। उसके बाद है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन। जब हम धर्म का आधार बनाकर लोगों को अपने पॉलिटिकल पार्टी में खींचते हैं, इसको कहते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। धर्म का आधार बनाकर इसमें हम सेक्रेट सिंबल, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील और फियर का उपयोग करके लोगों को प्रेरित करते हैं कि देखिए ये है, ये है, ये है, आप हमारे धर्म में चले आइए। यदि आप, हो सकता है कि आप पे जुल्म ढाया जाएगा यदि ये पावर में आ जाएंगे, इसलिए आप मेरे साथ आइए। ऐसा करना पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है रिलीजियस लाइन पे। अगला हो गया कि सम टाइम कम्युनलिज्म कैन टेक अगली फॉर्म। किस रूप में? कम्युनल वायलेंस हो सकता है, रायट हो सकता है, या मासकर भी हो सकता है। कहने का मतलब कि कम्युनलिज्म को जब हम पॉलिटिक्स में लाते हैं तो ये कभी कभी अपना गंदा स्वरूप में भी आ सकता है, और इसके कारण क्या हो सकता है? वायलेंस, रायट या मासकर। ठीक है, जो पार्टीशन के टाइम हुआ था देखे होंगे आप, जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो उसमें बहुत ज़्यादा मैसेकर हुआ था, रायट्स हुए थे, वायलेंस की तो पूछिए ही मत। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस है जिसको मैंने कहा था एड्रेस करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है भाई साहब, ये तो अभी हमने देखा ही, इसको करेंगे अब। एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर स्टेट के बारे में जो टॉपिक है इस क्वेश्चन के माध्यम से ही करना है। तीसरा है, ये देखिए आपको कम्युनल पॉलिटिक्स का डेफिनेशन देता है। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट, ठीक है, क्या है इसमें बिलीफ? तो ये बिलीफ सिस्टम यहाँ पे दे रखा हुआ है और कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस बेसिस में हम कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं जो दिया रखा है। वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर्स। ऑब्वियस सी बात है, कम्युनल रिलीजन को सबसे ऊपर रखता है, तो एक रिलीजन दूसरे से सुपीरियर है, करेक्ट है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन लिव टुगेदर हैप्पीली एज इक्वल सिटीजन? नो। यदि आप कम्युनल माइंडसेट के हैं तो ऐसा तो सोच ही नहीं सकते। फॉलोअर्स ऑफ पार्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी। हाँ, एक रिलीजन मतलब एक कम्युनिटी, गुड, करेक्ट है। ऐसा कम्युनल माइंड होगा तो सोचेगा। स्टेट पावर कैन नॉट यूज टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स ओवर अदर्स। तो ये भाई गलत है। ऐसा कम्युनल जो पॉलिटिक्स करते हैं वो सोचते हैं कि स्टेट शुड एस्टेब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स ओवर अदर्स। तो हमारे अनुसार ए और सी दोनों सही है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विथ वन एग्जांपल ईच। कम्युनल पॉलिटिक्स के डिफरेंट फॉर्म्स को और एग्जांपल भी देना है। अच्छा, तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स इज यूजिंग रिलीजन एज अ टूल टू मस्टर पीपल सपोर्ट एंड वोट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स आर, क्या है फॉर्म भाई? प्रेजेंटिंग कम्युनल सुपीरियरिटी, एक रिलीजन को दूसरे से सुपीरियर बताना कम्युनल पॉलिटिक्स है। जैसे हम एग्जांपल क्या है, पाक टेररिस्ट, जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आते हैं उनके दिमाग में तो यही डाला जाता है कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है। मेजोरिटेरियन डोमिनेंस या सेपरेट स्टेट, अभी हमने देखा था कि जो कम्युनल माइंडसेट का है, ठीक है, या तो वो मेजोरिटी बनाएगा या सेपरेट स्टेट की मांग करेगा। तो इसीलिए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस बाय वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी, जैसा कि हम देखते हैं कि JNK को बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस लाइंस, रिलीजन के नाम पर लोगों से अपील करते हैं कि देखिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए, नहीं तो आपके साथ ये हो जाएगा। डर दिखाकर, रिलीजियस लीडर का इस्तेमाल करके, सेक्रेट सिंबल का इस्तेमाल करके, ठीक है, ऐसा करते हैं ये लोग। और कम्युनल रायट और मैसेकर, ये हो गया कि आपको भाई एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म है जहां आपको कम्युनल वायलेंस, राइट या मैसेकर देखने को मिलेगा। तो ये भी फॉर्म ले सकता है कम्युनल पॉलिटिक्स, जिसका एग्जांपल है गोधरा ट्रेन एक्सीडेंट। देखिए ये टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, यदि आप समझ गए तो ओके, और नहीं समझे तो थोड़ा सा रट लीजिए, क्या हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं
हमने कहा था कि हम सेकुलर स्टेट के बारे में बात करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, मेंशन एनी टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, जो हमारा संविधान है उसके अंतर्गत कोई ऐसा 2 पॉइंट बताइए, इससे तो बहुत सारे पॉइंट हैं पर 2 पॉइंट बताइए जो बताते हैं कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। आइए उसकी बात करते हैं। इंडिया के अंदर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसने किसी भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दे रखा है। जैसा हमारे देखिए हमारे नेबरिंग कंट्री श्रीलंका में बुद्धिज्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी है, बांग्लादेश में भी इस्लाम है। ऐसा इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। मतलब व्यक्ति को या कम्युनिटी, वो कोई भी हो, वो कोई रिलीजन को प्रोफेस, प्रैक्टिस या प्रोपगेट कर सकता है और चाहे तो किसी को भी नहीं कर सकता है। वो एथेइस्ट के रूप में भी वेलकम्ड है। इतना फ्रीडम देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हो गए हम सेकुलर स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करता है। ये हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा, एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज स्टेट टू इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। जैसे ये अनटचेबिलिटी को बैन करता है। तो यहां भी देखिए इन प्रोविजंस के साथ हम हो जाते हैं सेकुलर स्टेट। तो इसमें 4 में से आपको 2 जो याद करने में आसान हो मेरे हिसाब से, नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट और दूसरा द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ये 2 इजी पॉइंट है जिसको आप याद कर सकते। अब हम देखते हैं अपने लास्ट टॉपिक कास्ट को। इसके भी 3 पार्ट्स देखेंगे। नेचर ऑफ डिवीजन दैट एग्जिस्ट, इसको पॉलिटिकली एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, और फिर आउटकम देखेंगे कि हमारे डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है या नहीं। तो हम पाते हैं, पहले भी हमने देख चुका है कि हमारे लिए इसमें दोनों एलिमेंट्स शामिल है, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। तो देखते हैं कि किस तरह के डिवीजन है एग्जिस्ट करता है। बुक में जितने भी पॉइंट्स देखे दिए हैं उसको मैंने समराइज कर रखा है। कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, ये डेफिनेशन टाइप है। डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो हाँ, ये समाज में डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है, जैसे अनटचेबिलिटी को जन्म देता है। आज भी देखिएगा हमारे समाज में छुआछूत होता है। रिफॉर्म एफर्ट्स किए गए ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार, नायकर के द्वारा, ठीक है, 19th-20th सेंचुरी में, ताकि कास्ट इनइक्वलिटीज हट जाए। और कुछ मॉडर्न चेंजेस हैं वो, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, इसने भी कास्ट सिस्टम को हटाने में काफी काम किया है। आज भी देखिएगा कास्ट जो है इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड है। अब यही चीज, इसी चीज को यदि आपको लिखना आ जाए कि कैसे कहिए कि अभी भी ओल्ड प्रैक्टिसेस है, मतलब कास्ट एग्जिस्ट करता है, तो ये सर आपको एग्जांपल चिप देने। मैरिंग विद इन कास्ट, आज भी शादी होती है कास्ट में या ट्राइब में। अनटचेबिलिटी आप अभी भी महसूस कर सकते हैं गाँव में। देखिए कहते हैं छोटे जात के नहीं खाएंगे, नहीं, ऐसा एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट दैट स्टिल परसिस्ट्स। एजुकेशनल गैप, या वो कास्ट जिन्होंने पहले शिक्षा प्राप्त कर ली है वो अभी आगे हैं, पर वो कास्ट जो जिनको पहले शिक्षा नहीं मिली थी या नहीं मिल पाई थी किसी कारण से, वो अभी भी पीछे हैं। और कास्ट और इकोनॉमिक लिंक भी है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। पॉवर्टी लाइन दिया गया था किसके द्वारा, ये देखिए, पॉवर्टी लाइन दिया गया था एनएसएसओ को द्वारा, ठीक है, 2000 के आसपास की बात है ये। यहाँ पता चलता है कि एसटी और एससी ये लोग जो है ना सबसे ज़्यादा गरीब हैं। वहीं अपर कास्ट की बात की जाए तो वो बहुत कम गरीब है। तो ऑब्वियसली बात है, देखने को मिलता है कि कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस में रिलेशन है। अब आते हैं, हम देखते हैं कि कास्ट को जब पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब कास्ट के मुद्दे को जब पॉलिटिक्स में लाया जाता है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए सबसे पहले बात की, जो पार्टीज होती है ना, जब वो उम्मीदवार का सिलेक्शन करती हैं तो कास्ट का ध्यान रखती हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब निर्वाचन क्षेत्र, इसमें अगर मान लीजिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यादव का है तो यादव ये चूज करेगी ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। देखते होंगे आप मुखिया के चुनाव में या एमपी एमएलए के चुनाव में। कास्ट अपील, पार्टी जो है या कैंडिडेट्स, मतलब उम्मीदवार जो पार्टी में जो वोट लेने के लिए खड़े हुए हैं, वो अपील करते हैं कास्ट के नाम पे कि हमको वोट दीजिए। तीसरा, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इम्पैक्ट। देखिए 1 पर्सन 1 वोट है ना, तो हर एक, चाहे वो व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, उसके पास एक वोट है। तो अब क्या हो गया है कि पहले जो मार्जिनलाइज कास्ट थे, जिनको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था, अब उनका भी वैल्यू हो गया क्योंकि उनके पास एक वोट है। तो ये अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। अब ये सब घटनाएं सुनकर यहाँ दिया गया कि आपको लगे कि चुनाव जो है सिर्फ कास्ट के बारे में ही है। ये सेम चीज़ लिखा हुआ है, ये बुकिश लैंग्वेज है
और ये पॉइंट वाइज मैंने दे रखा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है कि देखिए ये कोई बड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये दे रहा है डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो इसमें एक ही जाति के लोग होंगे क्या? नहीं, सब जाति के लोग होंगे। तो सिर्फ एक जाति से तो आप जीत नहीं सकते, ऑब्वियस ही बात है, आपको बहुत सारी जातीज के लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। तो कैसे, जब सबको एड्रेस कर रहे हैं तो जातिवाद कैसे हो सकता है? वही बात यहाँ कह रहा है, डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वोट बैंक्स, ये क्या है जी? व्हेन अ कास्ट इज रेफर्ड टू एज वोट बैंक फॉर अ पार्टी, इट मीन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दैट वोटर्स सपोर्ट द पार्टी बट नॉट ऑल। ये पढ़ के मैं इसलिए सुनाया कि कंफ्यूज ना हो जाए। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें हो सकता है यादव हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, लेकिन इसमें सब वो यादव ही होंगे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडिडेट यादव है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को वोट बैंक फॉर यादव कहा जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें सारे वोटर्स यादव नहीं होंगे, अदर कास्ट के भी लोग होंगे, इसलिए वोट बैंक वाली बात कही गई है। मल्टीपल कैंडिडेट, अब ये क्या कह रहा है जी? जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में मान लीजिए यादव लोग सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ पे यादव कैंडिडेट उठ गया, तो चांस रहेगा ये जीत जाए, मान लीजिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि एक पार्टी, जैसे मान लीजिए बीजेपी है, तो ये यादव को खड़ा कर दी, फिर यहाँ पे आरजेडी है, ये भी तो वो यादव को खड़ा कर सकती है, तो ये खुद का वोट बट जाएगा, ठीक है ना। तीसरी पार्टी है मान लीजिए एलजेपी, ये भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है, तो फिर यादव को, तो ये यादव को वोट देंगे, तो यादव वाला वोट ही कट गया। तो हो सकता है, यही कह रहा है मल्टीपल कैंडिडेट। अभी इसको पढ़ लीजिएगा, इसका मतलब यही हुआ। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कास्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है। ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब जो पॉइंट है ये दिखा रहा है कि कास्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्शन सिर्फ कास्ट के बारे में नहीं है, उसका इम्पैक्ट ये सारी घटनाएं कम कर दे रही हैं। उसके बाद है चेंजिंग प्रेफरेंसेस। द रूलिंग पार्टी एंड सिटी एमपी एज एन एमएलएस ऑफ्टन लूज इलेक्शंस। देखे होंगे भाई साहब, मान लीजिए यहाँ पे कहा जाता है बिहार की अगर हम बात करें तो इसमें यादवों की संख्या बहुत है, मुस्लिम की संख्या है बहुत है, और लोग मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से तो लालू यादव को कभी हटना ही नहीं चाहिए, लेकिन लालू यादव तो इलेक्शन हार गए। इसका मतलब कि लोग जो हैं सिर्फ कास्ट को नहीं प्रेफर करते हैं, वो डेवलपमेंट पे भी ध्यान देते हैं। तो जो पॉलिटिक्स आपको लगता है कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे हो रहा है, ऐसा नहीं है, लोग डेवलपमेंट या अदर चीज़ों को भी प्रेफरेंस देते हैं। तो बेसिकली ये क्या था? ये बता रहा था कि इलेक्शन जो है सिर्फ कास्ट के बारे नहीं है, के बारे में नहीं है। कैसे नहीं है? तो जब ये पॉइंट लिखने के लिए आए तो ये पॉइंट्स आप चेप दें, लिख दें। अभी तक तो हम देखें कि कास्ट कैसे इन्फ्लुएंस किया पॉलिटिक्स को, कास्ट कैसे इन्फ्लुएंस किया पॉलिटिक्स को, तो ये अभी तक ये देखने को मिला। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसी को कहा गया म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, यही ये बात किया है। उसके बाद ये देखिए, ये 3 पॉइंट्स हैं, 2 3 4, ये बताते हैं कि भाई साहब पॉलिटिक्स भी कास्ट को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है। पॉलिटिक्स कास्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ सब कास्ट ग्रुप, एक्सपेंशन ऑफ कास्ट ग्रुप मतलब कास्ट के ग्रुप को बढ़ा देता है पॉलिटिक्स। कैसे जी? एग्जाम्पल दिया है, डोमिनेंट कास्ट लाइक जाट एंड यादव मे इनकॉर्पोरेट a small caste to increase their political influence and voter base। तीसरा हो गया कोएलिशन, कोएलिशन मतलब होता है वो भी एक साथ ही आना होता है, लेकिन ये हो गया है कि इसमें सब इक्वली पावरफुल होंगे, कोई किसी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये भी साथ ही आना हुआ लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ हो गया कि खुद में मिला लेना कि आप भी आ जाओ, आप भी यादव हो गए, आप भी जाट हो गए। कोएलिशन हो गया कि बहुत सारी पार्टीज, एग्जाम्पल दिया यूपी में पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अलायंस, क्या बनाते हैं? अलायंस, संगठन, दलित, ओबीसीज एंड सर्टेन अपर कास्ट टू मैक्सिमाइज देयर इलेक्टोरल स्ट्रेंथ। न्यू कास्ट ग्रुप मतलब नया कास्ट ही बन गया जी। कैसे? देखिए, पॉलिटिकल टर्म्स लाइक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये टर्म बाद में इमर्ज हुए हैं। ये जो है ना कि फॉरवर्ड क्लास के कि बैकवर्ड के हैं, इसका ओरिजिन किस में है? मंडल कमीशन में। मंडल कमीशन जो आया था उसका रिकमेंडेशन आया था 1990s में, उसी ने ओबीसी बनाया, ठीक है। तो हो गया ओबीसी बैकवर्ड क्लास हो गए, और जो ओबीसी नहीं हो गए वो फॉरवर्ड हो गए, और फिर SC ST तो थे ही। तो ये जो टर्म है बैकवर्ड क्लास ओबीसी, ये बाद में बना है, और किसके इन्फ्लुएंस से बना है?
मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन से। ये किसके रिकमेंडेशन से बना है? मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन थे। तो ये पॉलिटिकल एक्ट है ना जी, गवर्नमेंट ने बनाई, तो पॉलिटी भी नए कास्ट को जन्म दे रही है। तो यहाँ क्या था, पहला याद कीजिए, नीचे वाले ग्रुप को अपने में समेट लेना। यहाँ क्या था, सब 3 कोएलिशन बनाना, 2-3 आ रहे हैं पास में, और फिर कास्ट जो है बड़ा हो जा रहा है। और यहाँ क्या है, नया कास्ट ही बना दी, जिसका एग्जाम्पल है बैकवर्ड क्लास। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि पॉलिटी या पॉलिटिक्स कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कास्ट को। क्या हो गया, ये बड़ा बन गया, छोटा कास्ट को अपने में डाल लिया, सब कास्ट को। ये क्या हो गया कि 2-3 कास्ट साथ आ गए और ये नया ही बन गया। ये जैसा कि हमने देखा था, जो कास्ट है जब उसको पॉलिटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो इसके फायदे भी और नुकसान भी हैं। पहले बात किए थे वो चीज़ देख लेते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट। ये बहुत ईजी है, एम्पावरमेंट, एडवोकेसी। पॉजिटिव हो गए डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्लिक्ट। नेगेटिव हो गए, आसानी से समझते हैं। देखिए, जब दलित या ओबीसी, ये जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ है, मतलब इनको बहुत ज़्यादा फायदा पहले से नहीं मिल चुका हुआ, जब इनको पॉलिटिक्स में लाया जाता है तो इनको पावर में शेयर मिलता है और इसके साथ साथ इनके डिमांड्स पूरे हो जाते हैं। पहले पॉलिटिक्स में नहीं लाया गया तो इनके डिमांड नहीं पूरे किए गए थे। ठीक है, तो ये अच्छी बात हो गई। एडवोकेसी, मेनी ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक मोर डिग्निटी एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर मार्जिनलाइज्ड कास्ट। वो जो कास्ट जिसको नीचे समझा जाता है उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, और इसलिए जब इनको पॉलिटिक्स में लाया जाता है, मतलब वो काम कर रहे हैं यानी सामने ला रहे हैं, पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, तो उनको फायदा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़, दोनों चीज़ दिखा रहा है कि कास्ट को जब पॉलिटिक्स में ला रहा है तो फायदा ही हो रहा है कहीं ना कहीं। इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखिए, निगेटिव इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आपको लगेगा कि इलेक्शन जो है ना सिर्फ कास्ट के बारे में ही, और मेन मुद्दा, जिससे बहुत सारे मेन मुद्दे हैं जैसे पॉवर्टी, डेवलपमेंट और करप्शन, इस इशू पे लगेगा कि बात ही नहीं हो रहा है, जैसे आपको बिहार में बहुत बार देखने को मिलेगा ये। दूसरा हो गया कॉन्फ्लिक्ट, ये भी आपको बिहार में देखने को मिल सकता है। देखिए, पॉलिटिक्स के कारण जाति आपस में लड़ जाती है। कई बार देखे होंगे आप अपने आसपास में कि पॉलिटिक्स पे चर्चा करते करते 2 पार्टी के लोग अपने में लड़ गए। तो ये चीज़ है। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो ये कास्ट वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। ये दिया गया है कि सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन डैश आर पेक्यूलियर टू इंडिया। हमने ये पहले ही पढ़ रखा है। अगर कास्ट में जाएं तो मैंने ये देख रखा है, कास्ट वाले टॉपिक में देखें कि अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। यही बात पूछ रखा हुआ है यहाँ पे। वापस चले जाते हैं इस टॉपिक पे। सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन डैश आर पेक्यूलियर टू इंडिया, स्पेशल टू इंडिया, पेक्यूलियर मतलब स्पेशल, तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम, कास्ट। ठीक है, अच्छा। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है 3 और 4 नंबर, देखिए, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। तो वही हमने पढ़ा था ना, डिवीजन दैट एग्जिस्ट, 4 पॉइंट पढ़ा था, उसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए, ये पॉइंट था, मैंने कहा था अगर आएगा क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। मैरिंग विद इन कास्ट, अनटचेबिलिटी अभी भी होता है, एजुकेशनल गैप देखने को मिलता है, इकोनॉमिक लिंक, ये भी आप देख सकते हैं, जिससे ये पता चलता है भाई साहब कि हाँ, कास्ट इनइक्वालिटीज अभी भी हैं। उसके बाद स्टेट 2 रीजन्स टू से दैट कास्ट एलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया। कहने मतलब है कि कास्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये टॉपिक हमने पढ़ा था, कास्ट दैट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, दैट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स एक्सप्रेशन। अच्छा, क्या कह रहा है, 2 रीजन दीजिए कि कास्ट एलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट। तो ये वाला पूछ रहा भाई साहब, आपको लगेगा कि कास्ट ही इलेक्शन कास्ट के बारे में ही है, तो हमारे पास तो 4 पॉइंट है, इस 4 में से दो कोई पॉइंट लिख दीजिए। तो इसी तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, यदि आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। और ये PDF भी इंक्लूडेड होगा। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।